हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एड्यूरेव। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स बोथ। एंड व्हाई? बिकॉज ये चैप्टर आता है अंडर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये चैप्टर जो हम करने वाले हैं इट कम्स अंडर द ह्यूमन फिजियोलॉजी विच इज फेवरेट आई गेस सभी लोगों का है ना। लेट्स ऑल अग्री कि हम सब ने किसी ना किसी मोमेंट पर ये तो सोचा ही है कि यार हमें सिर्फ ह्यूमन फिजियो ही आनी चाहिए, क्योंकि नीट में अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसमें आपको ज्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी की ही जरूरत पड़ती है। यस, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑल्सो हमें ऐसी फील देती है कि हम डॉक्टर बनने की ही तैयारी कर रहे हैं, राइट और नॉट? सो यस, लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर वीडियो। ऑलराइट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल में आपको इमेज देख के पता लग गया होगा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइजेशन। एंड डाइजेशन में जो चीज हमें हेल्प करती है, जो सिस्टम हमें हेल्प करता है, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा। यस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस एलिमेंट्री कैनाल में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टिश्यूज, द टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कैसे कैसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं वॉल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में, एंड उनके फंक्शंस क्या हैं, एंड वेयर एग्जैक्टली दे आर प्लेस्ड। ऑलराइट, एंड लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग कि जब भी आप किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा हम दो चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट एनाटॉमी and second thing we study about physiology. Second thing we study about is physiology. अब आप सोच रहे होंगे हम बात तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की कर रहे हैं, बट व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस एनाटॉमी टॉपिक एज वेल? ऑब्वियसली हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, कि एनाटॉमी इन विच वी जनरली स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक्सटर्नली एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही हूं, दैट मीन्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द इंटरनल स्ट्रक्चर, कि उसके अंदर क्या क्या टिश्यूज प्रेजेंट हैं, किस किस ऑर्गन्स में आपको ये टिश्यूज मिलते हैं, एंड उनके फंक्शंस क्या हैं इन डिटेल, सो दैट इज व्हाट इज फिजियोलॉजी। एंड ऑब्वियसली हम सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजी पे। व्हाई? बिकॉज फिजियोलॉजी इंटरनली किसी स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वो एनाटॉमिकली दिखता कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है उस चीज का। यस, एंड ऑल्सो आपको मैं बता दूं कि जब आप एमबीबीएस में जाएंगे, आप फर्स्ट प्रॉफ में ही आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स ही आ जाएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। ऑलराइट, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की, मींस हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, एंड डाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फूड। हमें सबसे पहले चाहिए फूड विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। एंड हम फूड बस टेस्ट के लिए ही नहीं खाते। कई बार क्या होता है कि हमारे घर पे राजमा बने होते हैं, कड़ी चावल बने होते हैं, है ना। हम मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी आज हमारा फेवरेट फूड बनाओ, क्योंकि वो हमें खाने में टेस्टी लगता है। सो नॉट ओनली दैट, ऑब्वियसली हम जो फूड खाते हैं इट ऑल्सो गिव्स अस द एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एज आप बाकी काम कैसे करेंगे, आप मूव कैसे करेंगे, आपको पढ़ना है, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, राइट? एंड इसकी बात करें कि जो एनर्जी है, एनर्जी आती है हमें न्यूट्रिएंट्स से। एनर्जी आती है हमें न्यूट्रिएंट्स से। एंड क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाते हैं? अब सी, बैलेंस डाइट वाली चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरीवन शुड बी ईटिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट सभी को खाना चाहिए। एंड बैलेंस डाइट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? वी टेक फूड विच हैज कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट एल्स? प्रोटीन्स भी हम इनटेक करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास इनटेक होता है फैट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स एंड वाटर। आखिर जब कुकिंग होती है तो पानी के तो हेल्प से होती ही है, सो वाटर का इनटेक भी होता है। यस, सो यस,
ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो आप इनटेक कर रहे हो, अब वो आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने खाना जैसे ही खाया और फटाफट आपको एज इट इज आपको मिल गया। नो, इट रिक्वायर्स अ प्रोसेस। इनके ब्रेकडाउन के लिए प्रोसेस रिक्वायर्ड है, एंड वही सारा प्रोसेस हम कवर करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल में, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आप साथ साथ आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा भी आने वाला है। बट एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज नोटबुक्स एंड पेन्स लेके सभी लोग बैठेंगे, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे। यस, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको प्रेजेंटेशंस पे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, प्लीज नोट करते रहिए, सो दैट आपको आगे पढ़ने में और लर्न करने में आसानी हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके इन्वॉल्व्ड ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इन सब के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से कहां तक होता है, ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड ऑर्गन्स जो माउथ से एनस तक होता है। मीन्स इट्स अ सिंगल ट्यूब जो कहां से कहां तक होती है, माउथ से एनस तक। ऑल्सो इट इज 30 फीट इन लेंथ, मतलब 30 फीट लंबी चीज हमारी बॉडी में किस तरह इंटैक्ट वे में है, ये एक बहुत हैरानी वाली बात है, सोचने वाली बात है। बट ऑन द अदर हैंड यही हमें डाइजेशन में भी हेल्प कर रही है, यही हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है। यस, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 30 फीट लॉन्ग है। इट गोज फ्रॉम माउथ टू एनस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये इतनी लंबी ट्यूब आपको नजर आ रही है। ऑलराइट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसको और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा टॉपिक ही है, एलिमेंट्री कैनाल। एंड इसके अलावा हम इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट। आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। आइदर दे कैन आस्क क्वेश्चन यू बाय द नेम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, आइदर एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तीनों ही चीजें एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं मेन, जो माउथ से एनस तक किन किन ऑर्गन्स, कौन से ऐसे मेजर ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेट अस सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द ओरल कैविटी। ऑल्दो यहाँ पे मेंशन्ड है पहले से, बट मैं आपको अपनी साइड से मार्क करके बताना चाहती हूं। सो ये हमारी होगी ओरल कैविटी। फर्स्ट ओरल कैविटी, ये पहली चीज आ गई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फेरिंग्स। सेकेंड चीज आ जाती है आपकी फेरिंग्स, नंबर 2 जहां पे मैंने मार्क किया है। थर्ड आपका आ जाता है ईसोफेगस, नंबर 3 इज ईसोफेगस। नंबर 4 हमारा आ जाता है स्टमक, नंबर 4 इज स्टमक। नंबर 5 इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 5 इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड नंबर 6 इज द लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर 6 इज द लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये जो आपने ऑर्गन्स देखे हैं, ये मेन ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, जिनके अंदर डाइजेशन होती है। बट हम कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, मतलब डाइजेशन में वो एज एन मेन ऑर्गन काम नहीं करते, बट दे आर वेरी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। उनको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वाई? बिकॉज उनकी वजह से, उन ऑर्गन्स की वजह से कुछ ऐसे जूसेस, कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिनकी हेल्प से द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट दैट वी जस्ट डिस्कस्ड टेक्स प्लेस। सो कौन कौन से हैं वो ऑर्गन्स? Those are first of all salivary gland which are present inside the mouth. Salivary gland है जो present होते हैं माउथ में। मैं स्टार लगाना चाहती हूँ इनके आगे, जो ऑर्गन्स हैं, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके लिए। देन आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, ये मेरा सेकंड स्टार लग गया, पेनक्रियाज जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास ऑर्गन आ गया लिवर, ये मेरा लग गया थर्ड स्टार। एंड उसके बाद आ जाता है गॉल ब्लैडर, ये मेरा लग गया फोर्थ स्टार। अब ये ऑर्गन्स हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी ऑर्गन्स। इनको हम क्या बोल देते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें याद करनी है? दैट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिंगल ट्यूब 30 फीट लॉन्ग and it starts from mouth till anus
एंड मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर द सलाइवरी ग्लैंड, द पेनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज द ओरल कैविटी, जिसके अंदर आता है माउथ। सो माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंड ये है इमेज हमारे माउथ की जो हम पढ़ने वाले हैं। तो जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो अगर हम ओरल कैविटी की बात करें, हमारे माउथ की, तो आप सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज आर द लिप्स। जो लिप्स हैं वो एनक्लोज करते हैं हमारे माउथ को, इज द फर्स्ट थिंग। ऑलराइट, जब आप हल्का सा लिप उठाते हैं मुंह खोलने के लिए, तो सेकेंड चीज हमें क्या नजर आती है? सेकेंड चीज हमें नजर आती है टीथ। तो टीथ हो गया उसके जस्ट अंदर। अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी दैट बिटवीन द लिप्स एंड टीथ आपको थोड़ा सा गैप फील होता होगा। यू कैन फील इट विद द हेल्प ऑफ योर टंग ऑल्सो, कि आपको एक थोड़ा सा गैप मिलेगा लिप्स और टीथ के बीच में, जिसको हम क्या बोल देते हैं? वेस्टिब्यूल। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज वेस्टिब्यूल। तो ये गैप है जो प्रेजेंट होता है लिप्स और टीथ के बीच में। अच्छा, जैसे हमारा घर है, हम घर में रहते हैं, तो घर में क्या क्या होता है? चार दीवारियां होती हैं, छत होता है, एंड वी हैव फ्लोर ऑल्सो, है ना? तो सेम इज द केस ऑफ माउथ ऑल्सो। हमारे माउथ में भी एक छत होती है और एक फ्लोर होता है, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, राइट? अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टास्क है कि जो हमारी टंग है उससे हम ट्राई करेंगे टच करने का आर अपर पार्ट ऑफ द माउथ। सो व्हेन यू विल टच इट, यू विल फील कि जो पोर्शन है, अपर पोर्शन है हमारे माउथ का, वो काफी हार्ड है, वो काफी हार्ड है, यस। एंड सोली जो स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट है, लेट अस टॉक अबाउट दैट ओनली। जो सोली स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैलेट। उसका नाम क्या दिया हुआ है? पैलेट। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारे माउथ में जब आप फील करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर टंग, तो जो एंटीरियर पार्ट है, थोड़ा आगे वाला पार्ट है, जो जस्ट अबव आपके टंग, जो आप टंग लगाएंगे अपनी माउथ के ऊपर तो आपको फील हो जाएगा, तो वो काफी हार्ड है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट। एंड जस्ट बिलो द हार्ड पैलेट, अपनी आप टंग थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे एंड ट्राई टचिंग दैट पार्ट, तो वो क्या है? वो थोड़ा सॉफ्ट है। सो दैट इज व्हाई दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट, यस। अब हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है एंटीरियर साइड, आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट होता है ये, एंटीरियर पार्ट, यस। एंड ये हो गया पोस्टीरियर, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पार्ट इज द सॉफ्ट पैलेट। ऑलराइट, इसके अलावा जस्ट बिहाइंड सॉफ्ट पैलेट आपको एक बेल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये बेल शेप स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रहा है जस्ट बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट, एंड इसको हम बोलते हैं यूव्यूला। व्हाट डू वी कॉल इट एज? यूव्यूला। अब इसकी प्रेजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे माउथ में। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब हम ज्यादा खा लेते हैं या हम थोड़े सिक हो जाते हैं, तो क्या होता है? समटाइम्स वी वांट टू थ्रो अप, हमें फूड क्या आता है? बाहर आ जाता है हमारे मुंह से। तो ऐसा भी होता है इन सम केसेस दैट सम ऑफ द फूड आइटम्स, थोड़े से फूड पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन एंटर इन द नेजल कैविटी ऑल्सो, नोज में चले जाते हैं। तो उस चीज को हटाने में, कि वो नोज में ना जाए, उस चीज में हेल्प करता है हमारा यूव्यूला। इट मीन्स इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम entering the nasal cavity। अब ये तो बात होगी छत की, जो माउथ का छत है, अब तो बात होगी उसकी। अब हम बात करते हैं फ्लोर की, द लोअर पार्ट ऑफ द माउथ। सो लोअर पार्ट ऑफ द माउथ में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, सिंपल स्ट्रेट, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आपको एज इट इज दिख रही होगी, एंड आपको वो फील भी हो रही होगी। व्हाइल आई एम टॉकिंग, इवन आई एम फीलिंग दैट। So that part is tongue. The floor part of the mouth is the tongue, and tongue is the muscular structure. पूरे muscles हैं, ये muscular structure है,
एज यू कैन फील ऑल्सो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है हमें, हमारे किस चीज में हेल्प करता है, स्पीच में, है ना, एंड च्यूइंग में। अच्छा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे, सो उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, है ना। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास आ गए हैं टीथ। अब टीथ का भी जो है हम देख सकते हैं, टीथ सारा सराउंड किया हुआ है हमारे माउथ में, तो टीथ के भी हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप्स, इसके भी हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या नेचर ऑफ टीथ है एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, क्यों इतनी वेराइटीज प्रेजेंट है हमारे ह्यूमंस में, टीथ की इतनी वेराइटीज क्यों प्रेजेंट है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड वी विल स्टडी अबाउट इट्स फंक्शंस, जो इनके फंक्शंस इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास 4 तरीके की टीथ होती हैं वो होती हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सबके बारे में डिटेल से हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द टीथ। Till now we know that mouth is the first part of GI tract, which is also known as gastrointestinal tract, and we studied or discussed about the 2 main parts in our mouth, that was teeth and tongue. तो हमने पहले स्टार्ट करना था about the teeth and about its type. So basically in the teeth we are going to talk about its dentition. Dentition basically क्या है कि teeth हमारे माउथ में कैसे अरेंज हैं, what are its types and their functions. So let us start with our first type. Now see this image. Now in this image on the right side, you see the part labeled as socket of the jaw. Now you will find that the various sockets are present in our jaw. एंड सॉकेट क्या होता है, अगर हम सॉकेट में आपसे पूछूं कि सॉकेट क्या चीज होती है, तो यू माइट हैव सीन वेरियस ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दी स्विच बोर्ड्स। अपने घर में देखा होगा स्विच बोर्ड्स होते हैं, उसमें कितनी ओपनिंग्स होती है जिसमें हम प्लग फिट करते हैं, राइट। सो सेम इज द फंक्शन ऑफ सॉकेट ऑफ जॉ प्रेजेंट इन आवर माउथ। नाउ इट प्रोवाइड्स एन ओपनिंग फॉर द टीथ। ये टीथ के लिए ओपनिंग प्रोवाइड करता है जिसमें हमारा टीथ एम्बेडेड होता है, राइट। So that is the type of arrangement I am talking about, and it is known as thecodont. That is the first type of teeth. ये पहले तरीका का dentition है which is known as thecodont, in which teeth are embedded in socket of the jaw. Socket of the jaw. Now the question is कि जो टीथ है क्या वो एक ही बार आता है पूरे लाइफ टाइम में, सिर्फ एक बार, मीन्स जो इरप्शन होती है टीथ की इरप्शन, क्या वो सिर्फ एक बार होती है पूरे लाइफ टाइम में, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड? सो द आंसर इज नो, बिकॉज यू माइट हैव सीन कि बच्चों के केस में फर्स्ट देयर आर मिल्क टीथ, एंड उसमें भी कुछ जो मिल्क टीथ है दे फॉल ऑफ, एंड उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो it makes eruption of teeth 2 times in our lifetime, right? And this is the start of our second type of dentition that I'm going to discuss with you. Now look at this image carefully. इसमें see the left image. In this image you see the blue colored one, the blue colored teeth, जो marked हैं pictures left side image में. Now these are temporary teeth. ये temporary teeth हैं. Why? These are also called as milk teeth, because they will fall off eventually when the child grows. And just उसके नीचे आप देख सकते हैं permanent teeth which will erupt in the place of temporary teeth, right? So ये तो first thing होगी, and secondly you see the full grown or full permanent teeth type of dentition in case of adults. Now this is the first one, this is the second one, right? ये मैं बोल सकती हूं कि दिस इज इन द केस ऑफ चाइल्ड, एंड दिस टाइप ऑफ टीथ इज इन केस ऑफ अडल्ट्स, राइट? So now this arrangement or this eruption of teeth twice in the lifetime of a human is known as diffiodont. That is the second type of dentition, right? That is the diffiodont, right? So we can write here that teeth
erupts twice in human lifetime, right? And this feature is known as Diffiodont. So we studied about first Thecodont and second Diffiodont, and third one, that is Heterodont, that we are going to study in the next slide. Till now we discussed about two type of dentition, that was Thecodont and Diffiodont. But उससे आगे जो थर्ड टाइप का हमने डेंटिशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस अ स्मॉल फंक्शन ऑफ टीथ, कि टीथ हम यूज किस लिए, हमारे जो टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट है वो हम यूज क्यों करते हैं. सो टीथ आर यूज्ड फॉर मैस्टिकेशन ऑफ फूड. हमने पहले इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ टीथ है, इसको उन टाइप्स को हमने मैस्टिकेशन से रिलेट करना है, राइट? ग्राइंडिंग ऑफ फूड से हमने रिलेट करना है. दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर हैंड. ऑलराइट, अब आपको याद होगा दैट जो फर्स्ट टाइप का था टीथ हमारा कौन सा था? टाइप ऑफ टीथ नहीं, डेंटिशन की बात की थी हमने, राइट? इट वाज थीकोडोंट, राइट? एंड सेकंड वाज डिफायोडोंट, राइट? अच्छा, थीकोडोंट में आपने देखा था दैट टीथ आर प्लेस्ड और एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ. ये बात हमने कर ली थी, this you remember. And in Diffiodont we discussed how teeth erupts twice in the lifetime of humans, right? तो it means हमने बात की थी temporary और primary teeth की, and we talked about the permanent teeth. So here the number of temporary teeth in the child, जैसे क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि जो temporary teeth है, primary teeth, it is present in children. जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. मिल्क टीथ होता है आफ्टर दे फॉल ऑफ. उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ विच आर 32 इन नंबर, राइट? ये हमने पढ़ लिया था अबाउट द डिफायोडोंट, राइट? अब बात आती है दैट द टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ आर दे सिमिलर टू ईच अदर. क्या सारे टीथ जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है आर दे सिमिलर? बेस्ट वे है जानने का इसको दैट यू गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट? And you open your mouth and look at your teeth. तो आपको क्या आपके सभी teeth similar दिख रहे हैं या you see some difference in them? Obviously there is a difference whenever you look the teeth in the mirror. So we can say that our mouth has variety of teeth. Variety of teeth, बहुत तरीके के दांत हैं हमारे, ठीक है? उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अब. तो ये variety of teeth होने का मतलब है कि बहुत, हम एक टर्म इसके लिए यूज करते हैं. अब क्योंकि हम डोंट, हम अपने जितने भी डेंटिशन उसके पीछे वी आर यूजिंग डोंट, ठीक है? इट मीन्स कि हम यहाँ पे टीथ रेफर कर रहे हैं, राइट? टीथ को रेफर कर रहे हैं. एंड क्योंकि थर्ड टाइप ऑफ टीथ में या थर्ड टाइप ऑफ डेंटिशन में हमारा वेराइटी ऑफ टीथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल एंड स्ट्रेट जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ डेंटिशन है दैट इज हेटेरोडोंट. हेटेरोडोंट, हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट. ये थर्ड टाइप ऑफ डेंटिशन हो गया, राइट? हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट, वेराइटी ऑफ टीथ. और वो वेराइटी ऑफ टीथ है ये, विच इज इन द इमेज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. तो देखते हैं कौन से वो चार टाइप्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. नाउ हेटेरोडोंट में जो टीथ है, वेराइटी ऑफ टीथ, दे आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 टाइप्स एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सो दीज आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बेटा. हेटेरोडोंट नीट पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फंक्शंस की. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, राइट? अब इंसीजर्स जहां तक बात करें हम, इंसीजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग और बाइटिंग द फूड. नाउ you'll ask why. Now look at this image. इस इमेज में जहां पे मैं जिस टीथ के अंदर आई मार्क कर रही हूं, now these are incisors. समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं how they look. So you see that incisors are generally broad, right? Sharp नहीं होते हैं, broad होते हैं, and plus they are present in front of the teeth. जो front section है टीथ का, आप देख रहे हैं कि वहां पे incisors present है, right?
सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब भी आप कोई बाइट लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर ईटिंग एन एप्पल, तो जब आप एप्पल खाते हैं तो आप सबसे पहले किस टीथ का यूज करते हैं? जब भी आप बाइटिंग के लिए, बेसिकली कटिंग और बाइटिंग के लिए, सो वी यूज इंसीजर्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर ब्रॉड नेचर. ब्रॉड नेचर की वजह से वी यूज इंसीजर्स टू कट द फूड. ये बात क्लियर हो गई. अब बात करेंगे हम कैनाइन्स की. नाउ उसके जस्ट साइड में, इंसीजर्स की जस्ट साइड में, वेयर आई एम मार्किंग और आई एम राइटिंग सी. देखो जहां पे मैंने सी लिख रही हूं मैं, तो ये जो सी मैंने लिखा है, दीज आर कैनाइन्स एंड दीज आर क्वाइट शार्प, राइट. अगर आप अपने माउथ में खुद फील करेंगे, फील इट विद द हेल्प ऑफ योर टंग, दैट यू विल फाइंड दैट देयर आर टीथ, सिंगल 2 टीथ इंसीजर्स के जस्ट बगल में, एंड वो आपको शार्प फील होंगे. सो बेसिकली शार्प रहने का मतलब है दे हेल्प इन टीयरिंग द फूड. किस में हेल्प करते हैं हमें? टीयरिंग द फूड. अच्छा, कैनाइन्स आपको और कहां देखने को मिलते हैं? कैनाइन्स आपको किस एनिमल में नजर आते हैं? राइट. कैनाइन्स होते हैं इन केस ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, जैसे लायंस, टाइगर्स, राइट. दे हैव शार्प टीथ. व्हाई? बिकॉज दे हैव टू टीयर द फ्लैश. फ्लैश को काटने के लिए, निकालने के लिए एनिमल दूसरे एनिमल बॉडी से, दे नीड क्वाइट शार्प टीथ, राइट. सो दैट इज व्हाई दे हैव कैनाइन्स. इतनी बात हमें समझ में आ गई, राइट. ऑल राइट. अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रीमोलर्स की. अब प्रीमोलर्स के लिए मैं यूज कर रही हूं PM, जो मैंने अंदर लिखा है टीथ के अंदर 2 प्रीमोलर्स आपको नजर आ रहे हैं. अब प्रीमोलर्स भी यू कैन फील इट विद द हेल्प ऑफ योर टंग इन योर माउथ, राइट. ये जस्ट बगल में होता है किसके? कैनाइन्स के. एंड द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स आर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. अभी तक हमने क्या किया? आइदर वी कट द फूड, और इफ यू आर ईटिंग अ फ्लैश, फॉर एग्जाम्पल चिकन, इफ यू आर ईटिंग चिकन, सो यू टीयर द फूड, राइट. तो कटिंग एंड टीयरिंग के बाद क्या होता है? वी स्टार्ट च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. नाउ देयर कम्स द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स. वहां किसका फंक्शन आ जाता है? प्रीमोलर्स का फंक्शन आ जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड अ ब्रॉडर सरफेस एरिया, है ना. एंड जो प्रीमोलर्स हैं, अगर आप फील करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर टंग, सो यू विल फाइंड कि उसके अंदर थोड़े छोटे छोटे गैप्स भी हैं. अब जैसे मैं आपको इमेज में ये चीज दिखाऊं, तो ये जो आपको एक थोड़ा सा लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ कप बनता है, थोड़ी एक स्पेस बनती है. अगर आप फील करो, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फील इट विद द हेल्प ऑफ योर टंग, कि अगर आप टंग अपने प्रीमोलर्स के पास लेके जाएंगे तो फील के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप है, राइट. थोड़े से छोटे छोटे कप्स बन रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो सर्विस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं. व्हाई? टू च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, राइट. ऑल राइट. अगर अब हम बात करें मोलर्स की, तो मोलर्स जो हैं वो 3 आपको दिख रहे हैं. मैं यहाँ पे M, जहाँ पे मैंने M लिखा हुआ है, वो मोलर्स हैं. अब मोलर सबसे पीछे प्रेजेंट होते हैं, एंड बेटा इनका भी वही फंक्शन होता है, दैट इज च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, राइट. बट ये क्या करते हैं? जितना ऑलरेडी मैस्टिकेटेड फूड है, क्योंकि प्रीमोलर्स आर ऑलरेडी डूइंग मैस्टिकेशन, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस नियर द प्रीमोलर्स. बट जितना रह गया है बचा हुआ फूड इनसाइड अवर माउथ, राइट, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मोलर्स. अब मोलर्स क्या है? दे आर प्रेजेंट 3 इन नंबर, सबसे पीछे, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, राइट. ये बात समझ में आ गई सभी को? तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? ओरल कैविटी टीथ में वी आर स्टार्टिंग द 3rd टाइप ऑफ डेंटिशन. समझ आ गया सभी को? 3rd टाइप ऑफ डेंटिशन हमने पढ़ रहे हेटेरोडोंट, जिसमें हम 4 तरीके के टीथ पढ़ रहे हैं: इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. नाउ ऑन दीज बेसिस ओनली वी हैव अ डेंटल फॉर्मूला ऑफ आवर टीथ. हमारा एक डेंटल फॉर्मूला भी है टीथ का. लेकिन डेंटल फॉर्मूला पे बढ़ने से पहले I would like to divide this mouth part. जो माउथ आपको इमेज दिख रही है, इसको मैं 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ. I want to divide it into 4 quadrants. And how? Let me draw. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है स्ट्रेट. सॉरी if the line is not straight, but it has to be straight. ठीक है. अब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. Now this is the second quadrant. ये 3rd क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज द 4th क्वाड्रेंट. तो ये 4 क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ कर दिए हैं माउथ के अंदर. समझ आ गया सभी को?
अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीथ। जो डेंटल फॉर्मूला है उसमें हम क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, सो नाउ वी विल टॉक इन नंबर्स। समझ आ गया सभी को? नंबर्स में बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद इंसीजर्स फर्स्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने सभी ने एक सिंगल क्वाड्रेंट देखना है, ठीक है? सबसे पहला क्वाड्रेंट हमने देख लिया है, उसमें हम सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ इंसीजर्स, ठीक है? अब इंसीजर जहां मैंने लिखा हुआ है उसको हम काउंट करेंगे। सो दीज आर 1 and 2, सो वी हैव 2 इंसीजर्स। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? नाउ वी विल काउंट कैनाइन्स। कैनाइन्स कितने हैं? 1, सो कैनाइन्स आर 1 in number. Now we will count premolars. Now these are 1 and 2, so premolars are 2 in number. And let us now count molars. Now these are 1, 2, 3, so molars are 3 in number. समझ आ गया? तो अगर हम सीक्वेंस देखें, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो क्या हमारा सीक्वेंस है? 2, 1, 2, 3। क्या है सीक्वेंस? 2, 1, 2 and 3, ठीक है? अब डेंटल फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव करना है वो देखते हैं। सी, वी हैव 2 जॉज, है ना? इमेज में क्या दिख रहा है? 2 जॉज दिख रहा है ना? दीज आर अपर जॉ, ये अपर जॉ हो गया बेटा, एंड उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? लोअर जॉ, लोअर जॉ, ठीक है? तो जब आपको डेंटल फॉर्मूला डिराइव करना होता है, व्हेनेवर, कभी भी अगर आपको डेंटल फॉर्मूला डिराइव करना होता है, तो एक बात हमेशा याद रखनी है बेटा कि या तो आप लेफ्ट साइड के जो क्वाड्रेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेंट 1 अपॉन क्वाड्रेंट 2, 1, 2, हाँ, क्वाड्रेंट 1 अपॉन क्वाड्रेंट 2, आइदर यू डिराइव द डेंटल फॉर्मूला क्वाड्रेंट 3 अपॉन क्वाड्रेंट 4। समझ आ गया आपको? सारे माउथ से डेंटल फॉर्मूला हम कभी भी डिराइव नहीं करते हैं, ये बात आपको सभी को पता होनी चाहिए। तो या तो हम लेफ्ट साइड वाला चूज करते हैं, लेफ्ट साइड वाला, आइदर वी चूज द राइट साइड, ठीक है जी? ऑलराइट, अब मैं आपको बता रही हूं ये क्यों, क्योंकि अब हम नीचे भी जो हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है नंबर 2 वाला, हम उसमें भी हमने ये चीज करनी ही करनी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? सी, जहां मैं आई लिख रही हूं, देखो ये इंसीजर्स है। अब इंसीजर्स कितने हैं? काउंट किया हमने, नीचे भी हम काउंट करेंगे, तो इंसीजर्स हमें मिल जाते हैं नंबर 2, 2 नंबर, 2 इंसीजर्स, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे कैनाइन्स पे, तो कैनाइन्स का कितना नंबर है? 1। देन वी विल काउंट प्रीमोलर्स, PM, PM. How many are these? These are again 2. And now comes molars, M, M and M. तो ये कितने हो गए? 3। तो यहां भी जो हमारे पास नंबर आ रहा है 2, 1, 2, 3, क्या नंबर आ रहा है? 2, 1, 2, 3। ये समझ में आ गया? तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट अपॉन सेकंड क्वाड्रेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास डेंटल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? 2, 1, 2, 3 बाय 2, 1, 2, 3। ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। इसको याद रखना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। समझ आ गई सभी को? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो 2, 1, 2, 3 हमारे पास आ गया डेंटल फॉर्मूला, राइट? अब जो हमारे पास नंबर है टेम्पररी 20 नंबर टीथ एंड परमानेंट 32 नंबर, तो ये आया कैसे है, हमने कैसे डिराइव किया है बेटा? सो नाउ यू नो कि जो क्वाड्रेंट्स हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स हैं माउथ में, एंड 4 क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे हम डेंटल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इतनी बात हमें समझ आ गई है, राइट? नाउ हाउ डिड आई गेट दिस नंबर 20 एंड दिस परमानेंट नंबर 32? सो नाउ लेट अस लुक। इंसीजर्स हमारे पास कितने हैं? सबसे पहले मैं परमानेंट से स्टार्ट करती हूं। सो इंसीजर्स हमारे पास परमानेंट में कितने थे बेटा? 2। कैनाइन्स 1, प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स 3। नाउ अगर आप देखो कि क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करें, तो क्वाड्रेंट्स कितने हमारे पास? 4। सो नाउ कैन आई मल्टीप्लाई all these numbers with 4 because we have 4 quadrants. समझ आ गया जी? Now 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are
8, 4 3s are 12. Now अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपका नंबर आ जाएगा 32. इट मीन्स कि अगर हम परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं तो वी हैव 32 नंबर ऑफ टीथ इन आवर माउथ. ऑल राइट, अब मैं बात करूंगी, नाउ आई विल टॉक अबाउट टेम्पररी टीथ. इन टेम्पररी टीथ वी हैव 20 टीथ. तो यहां पे बेटा इंसीजर्स 2 होते हैं, कैनाइन्स 1 होते हैं, प्रीमोलर्स. अब यहां पे बेटा एक डिफरेंस है कि इन केस ऑफ चिल्ड्रन जो छोटे होते हैं, जिनके टीथ ग्रोइंग होते हैं, उस केस में बेटा प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं होते हैं. यहां पे डिफरेंस ये आ गया. जैसे हमने देखा प्रीमोलर्स इन एडल्ट्स द नंबर इज 2, बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन छोटे बच्चों में बेटा प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, वो बाद में डेवलप करते हैं. आई बात समझ में आप सभी को? तो अब यहां पे हम अगर मैं मोलर्स बोलूं तो मोलर्स तो 3 होते ही होते हैं. ठीक है जी, मोलर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं. तो आप सभी इसको लिखेंगे, साथ के साथ लिखेंगे यहां पे, जस्ट अ सेकेंड. मोलर्स कितने हो गए हमारे पास? मोलर्स हो गए 3. तो अब सेम चीज हमने करनी है. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 4 क्वाड्रेंट्स, राइट? तो ये क्या हो गया? 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 0s are 0 and 4 3s are 12. अब आप इसको आप कैलकुलेट करें, प्लस करें, तो हमारे पास टेम्परेरी नंबर ऑफ टीथ कितने आ गए? 20. आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि हमने कैसे डेंटल फॉर्मूला डिराइव किया है एंड हेटेरोडोंट में हमने कितने टाइप के टीथ पढ़े हैं जो एक्चुअली ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं. ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं. दैट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो होते हैं बेटा, ये च्यू करते हैं फूड, बट क्या होता है कि आप वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, राइट? सो कई बार क्या होता है कि कुछ हार्ड च्यूइंग फूड भी आ जाते हैं हमारे पास एंड कुछ सॉफ्ट च्यूइंग फूड होते हैं. सो देयर इज अ वेराइटी, देयर इज ऑलवेज अ वेराइटी. तो अब क्या क्वेश्चन आता है कि क्या वो फूड, डू दे डैमेज दीज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स? सो आंसर बेटा इज सिंपली नो. व्हाई? Because premolars and molars have hard chewing surface of teeth which is made up of enamel. किसका बना होता है? enamel. ये बेटा बहुत हार्ड होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है. enamel is very hard, quite hard, कि वो रिटेन कर लेता है कि आपका जो टीथ ब्रेक नहीं करने देता. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आपके जनरली ब्रेक नहीं होते हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ enamel. इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि नेम द हार्ड सब्सटेंस present on the teeth, hard chewing substance present on the teeth. इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो सीधा सीधा सिंपल स्ट्रेट आंसर हो गया enamel. आई बात समझ? नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट टीथ. इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, दैट इज द टंग. लेट अस नाउ डिस्कस द टंग. सो स्टार्टिंग विद द टंग. टंग इज अ फ्रीली मूवेबल ऑर्गन. फ्रीली मूवेबल ऑर्गन आपको ये फील होता भी होगा, क्योंकि मैं व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑल्सो, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि माई टंग इज फीलिंग एनी स्ट्रेस while I am speaking. Why? Because I can easily move my tongue. Even you can, everyone can. So this is the characteristic, this is the property of the tongue, that it is a freely movable organ and you can move your tongue voluntarily. आप इसको अपनी मर्जी से you can move voluntarily. ठीक है? ये जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन द क्लास, ये आपको नोट डाउन करने हैं. यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबरिंग दीज वर्ड्स. ठीक है? बिकॉज इन्हीं वर्डिंग्स की वजह से योर कॉन्सेप्ट विल बी मेड एंड कॉन्सेप्ट की हमें बहुत जरूरत है टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? सो टंग इज अ फ्रीली मूवेबल ऑर्गन एंड वी कैन मूव द टंग वॉलंटरीली. नाउ टंग, सिंस इट इज फ्रीली मूवेबल ऑर्गन, तो उसको अटैचमेंट भी चाहिए टू रिमेन इन द बकल कैविटी, राइट? बकल कैविटी में रहने के लिए इट नीड्स टू गेट अटैच्ड विद समथिंग. सो दैट समथिंग इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम. व्हाट डू वी कॉल इट? एज फ्रेन्यूलम. सो द टंग इज अटैच्ड टू द माउथ बाय फ्रेन्यूलम इन द बकल कैविटी. इन द बकल कैविटी, राइट? समझ आ गया सभी को? सो दिस इज द इमेज ऑफ आवर टंग. कुछ ऐसी दिखती है. नाउ
what we can do is you can go to the mirror, in front of the mirror, and you can look the upper surface of the tongue. तो आपको कुछ नजर आएगा, छोटे छोटे हिल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे ऑन द टॉप ऑफ योर टंग. तो वो जो छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर हैं ऑन टॉप ऑफ योर टंग, दो स्ट्रक्चर्स और दो अपर सरफेस ऑफ द टंग, इट हैज पेपिली. वो हिल लाइक स्ट्रक्चर जिनकी मैं बात कर रही हूं, दैट इज द पेपिली which bears the taste bud. Because what happens is आपने खा लिया खाना, now you're masticating that food with the help of your teeth, but you're also feeling the taste of that particular food, right? आपको food का कैसा taste feel होता है? You can feel food sweet, salty, sour and bitter also, है ना? कड़वा लगता है हमें खाना. तो वो किन की वजह से होता है? It is because of the presence of taste buds on our tongue, right? तो बात करेंगे, क्योंकि हमने टंग के बारे में देख लिया दैट टंग कहाँ प्रेजेंट होता है. इट इज एट द बेस ऑफ आवर बकल कैविटी. ठीक है, हमने पिछले स्लाइड में हमने इसको पढ़ा था. नाउ अब हम बात करते हैं कि जो पेपिलीज हैं, ये पेपिले कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, द लोकेशन ऑफ द पेपिली, राइट? तो लोकेशन ऑफ पेपिली हम देखेंगे एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि ये टेस्ट बड्स जो हैं, द टेस्ट दैट वी फील, स्वीट, सॉल्टी, सावर, बिटर, ये हम किन की वजह से फील करते हैं, राइट? सो लेट अस सी. तो फर्स्ट थिंग आप देख रहे होंगे सर्कमलिंगुअल पेपिली. सर्कमलिंगुअल पेपिली है, बहुत सारी पेपिली है विच इज प्रेजेंट एट द बैक. ये देख रहे हैं आप. नाउ दीज आर सर्कमलिंगुअल पेपिली विच इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द टंग, राइट? उसके अलावा वी हैव फिलीफॉर्म लिंगुअल पेपिली. फिलीफॉर्म लिंगुअल पेपिली, इट इज प्रेजेंट नियर द मिडल. कुछ ऐसी दिखती है, पूरे मिडल को ये कवर करती है. फिलीफॉर्म लिंगुअल पेपिली जस्ट लाइक दिस, जैसे मैं आपको ड्रॉ कर रही हूं, द डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स. नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट? ऑलराइट. उसके अलावा वी हैव फंजीफॉर्म लिंगुअल पेपिली. नाउ दिस पेपिली इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द टंग. ये एजेस पे इस तरीके से प्रेजेंट है, समथिंग लाइक दिस, राइट? Now these are the fungiform lingual papillae. Now let us talk about the taste buds. कि जो taste buds आपको taste feel होता है, वो आपको क्यों feel होता है? So the apex of the tongue, this particular area, now it has a taste bud where you feel the taste or you feel the sweetness of the food. तो sweet वाले जो taste buds हैं, they are present near the apex of the tongue. ठीक है जी? Now this area which I am marking, these two areas on both the sides of the tongue, now they are responsible for the salty taste of the tongue. Salty in the tongue. कि आप कुछ salty खाते हैं, नमक खाते हैं, salt खाते हैं, तो आपको taste यहाँ से आता है salty, right? And just above it, these two areas on the both side of the tongue, now they have sour taste. They have the sour taste. Now you might have felt कि अगर आप कुछ कड़वा खाते, for example you are eating bitter gourd, है ना? तो you might have experienced कि जो कड़वा है, bitterness है, that retains for quite a long time, है ना? काफी देर तक वो कड़वापन आपको फील ही होता रहता है, right? And the reason is because of the number of circumlingual papillae present. अब सर्कमलिंगुअल पेपिली का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है. इसकी वजह से जो बिटर टेस्ट है वो आपको बहुत ज्यादा और बहुत देर तक फील होता है. यू कीप ऑन फीलिंग दैट टेस्ट ऑफ बिटरनेस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सर्कमलिंगुअल पेपिली विच इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द टंग, और काफी ज्यादा प्रेजेंट है अमाउंट में. इट इज प्रेजेंट क्वाइट अ नंबर. सो दैट इज द रीजन, राइट? सो ये हमने बात कर ली अबाउट द टेस्ट बड्स कि टेस्ट बड जो है वो टंग में कहाँ कहाँ होते हैं. वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक फंक्शन ऑफ द टंग, दैट इट इज अ फ्रीली मूवेबल ऑर्गन एंड इट इज अटैच्ड विद द फ्रेन्युलम इन द बकल कैविटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रोल ऑफ टंग in our mouth. First of all, it helps in mastication. Mastication में कैसे help करती है? Teeth. We studied that how teeth helps in grinding of the food, right? And mastication में tongue कैसे help करती है? That it mixes the food with the saliva. Helps in mixing, right? Mixes the food
mixes the food with saliva. With saliva. Clear? Now, second function or role is the deglutition. Deglutition, it helps in swallowing the food. Swallowing the food. Swallow करने में help करती है. Speech, talking में help करती है. बात करने में help करती है. Because अगर टंग नहीं रहेगा तो you won't be able to talk. आपकी जो gibberish sound सुनाई पड़ेगी, it won't be clear. It is only because of the tongue that you are able to speak so clearly. So the third function और role आ गया speech का. And fourth आ गया आपका taste. Taste भी आपको कौन कौन से फील होते हैं? आपको फील होता है bitter टेस्ट आप फील करते हैं. उसके अलावा we feel salty, sour and sweet. ये टेस्ट आपको फील होते हैं. So these are the role of tongue. ये हमने पढ़ा है about the tongue. We did oral cavity अभी तक हमने पढ़ा है, जिसमें we studied about teeth and second we studied about the tongue, right? Let us now try solving the question which is also asked in your NEET in year 2018, which is related to our topic. And our question says, which of the following terms describe human dentition? अब हमने काफी लंबा इसके बारे में डिस्कस किया है about human dentition, and we also know the types of dentition which are present in our mouth. So now let us look at the option. So first option is thecodont, diffiodont and homodont. होमो का मतलब होता है सेम. होमो का मतलब हो गया सेम. तो क्या हमारे टीथ आर दे सिमिलर टू ईच अदर? तो दिस आंसर इज नो. तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड ऑप्शन, थीकोडोंट, डिफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट. नाउ ये जो तीनों नाम हैं ये हमने पढ़े हैं एंड इसके बारे में हमें पता भी है. तो थीकोडोंट हमने क्या पढ़ा था? थीकोडोंट के बारे में हमने पढ़ा था टीथ इन सॉकेट ऑफ जॉ. सॉकेट ऑफ जॉ. एंड व्हाट डिड वी स्टडीड अबाउट डिफायोडोंट? डिफायोडोंट के बारे में हमने क्या पढ़ा? टीथ इरप्ट twice in human lifetime, right? And heterodont के बारे में what did we studied? That there are various types of teeth. Various types of teeth. कौन कौन से थे? Incisors, canines, molars and premolars. So it seems that answer number 2 or second option is the right answer. Third भी देख लेते हैं, प्लूरोडोंट, मोनोफायोडोंट, होमोडोंट. ये कहीं भी नहीं है. मोनो की तो हमने बात ही कहीं नहीं की थी. We talked about डिफायोडोंट and also we did not, और कहीं भी हमने बात नहीं की अबाउट द होमोडोंट. वी ओनली टॉक्ड अबाउट हेटेरोडोंट. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. प्लूरोडोंट वी डिड नॉट टॉक्ड अबाउट प्लूरोडोंट. डिफायोडोंट की हमने बात की है, हेटेरोडोंट, बट इसमें प्लूरोडोंट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में हमने बात नहीं की है. वी डिड नॉट स्टडीड अबाउट इन द terms of human dentition. So this option is also wrong. So our answer is answer number 2, because human dentition में we studied about thecodont, diffiodont and heterodont. Now अभी तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है. Now if you want to solve questions like these, then you must go on EduRef. EduRef पे आपको मिल जाएंगे बेटा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको नीट के, PYQs आपको मिलेंगे नीट के, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड 31 ईयर्स पेपर जो आपको 31 ईयर्स के हैं नीट के, वो भी आपको मिल जाएंगे. सो यू मस्ट गो ऑन एंड सॉल्व दीज टेस्ट, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन नीट. और कैसे, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, आप डॉक्यूमेंट्स पे भी जा सकते हैं. आप डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. यू स्टडी द डॉक्यूमेंट्स, यू सी द वीडियोस ऑन EduRef एंड ऑल्सो ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट, सो दैट आपका कंसेप्ट बिल्ड हो
and you will be able to solve any questions very easily. Till now we know that oral cavity, in the oral cavity we have teeth and tongue, right? And वो किस चीज में हेल्प कर रहे थे? mastication and swallowing the food, right? Swallowing the food. अब since this process has already taken place in the oral cavity, right? mastication भी हो गई है, swallowing भी हो गई है, अब food कहाँ जाएगा? The next part of the human digestive system we are talking about. So the food will enter in the pharynx. The food will enter in the pharynx, right? But pharynx का एक और बहुत interesting feature है. That is, it serves a common passage for food as well as air. एयर के पैसेज में भी pharynx हेल्प करता है. अब आप पूछोगे कैसे? नाउ अब आ जाते हैं हम इस पिक्चर पे. हम डायग्राम में आ गए हैं इसमें. तो अब जो आपको एक सेक्शन दिख रहा है विद ट्राई कलर. अब ट्राई कलर में हम इंडियन फ्लैग की बात नहीं कर रहे हैं बेटा. वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 कलर जो प्रेजेंट है इन द इमेज. नाउ दिस एरिया मार्क्ड विद 3 डिफरेंट कलर्स. नाउ दिस होल एरिया इज कॉल्ड एज pharynx, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. pharynx, राइट? दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. इट कम्स आफ्टर द ओरल कैविटी, जिसके थ्रू हम बात करेंगे फूड एंड एयर कैसे पास करता है, राइट? अब क्योंकि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे अब हम एयर भी एक पार्ट आ गया है, जिसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन हम लेंगे. हाउ? बिकॉज जो सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द pharynx विच इज कॉल्ड एज द नेजोफेरिंग्स. इसको हमने क्या नाम दिया है? नेजोफेरिंग्स. Why? Because this part of pharynx is connected with the nasal cavity, and nasal cavity के थ्रू हम बेटा क्या लेते हैं, क्या इनहेल करते हैं हम? एयर, राइट? तो सिंपल एंड सीधी बात होगी बेटा, एयर विच इज इनहेल्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी विल पास थ्रू द नेजोफेरिंग्स, राइट? तो अब नेजोफेरिंग्स से होके जाएगी ही जाएगी, तो इट मीन्स कि जो फेरिंग्स का एक पार्ट है that is serving as a common passage for air also, right? And a food, अब आ जाओ फूड पे. एक तो बात होगी नेजल कैविटी से एयर आ गया, अब फूड की बात करेंगे हम. तो फूड बेटा कहां से आ रहा है? ये ओरल कैविटी है. दिस इज द ओरल कैविटी. ओरल कैविटी, राइट? फूड की मैस्टिकेशन चल रही है बेटा अंदर. ये फूड है आपका जो मैस्टिकेशन हो रही है जिसकी, और हो चुका है. Now it has formed in the bolus. Bolus के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. Now it will enter the area of which what? Oropharynx. किसका? Oropharynx. Number 2 part और number 2 part of the pharynx की बात हम कर रहे हैं. तो ये oropharynx है बेटा, इसका नाम ये क्या कर रहा है? Now it is showing the pathway for the food to further enter in the digestive system. हमें इतनी बात क्लियर हो गई? फूड भी एंटर कर चुका है बेटा, एयर तो ऊपर से आ ही रही है, राइट? अब ये दोनों बेटा कहां जाएंगे? कहां जा रहे हैं? अब ये फूड भी आ चुका, एयर भी आ चुका. नाउ दे विल पास थ्रू द लेरिंगोफेरिंग्स. फेरिंग्स, सॉरी, 3rd नंबर, राइट? एंड क्यों इसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स? बिकॉज बेटा ये प्रेजेंट है किसके पास? लेरिंग्स के पास, राइट? लेरिंग्स के पास प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेरिंगोफेरिंग्स. ओके, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई. 3 टाइप के हमने देख लिए फेरिंग्स, उसके बारे में हम देख लिया कि कैसे ये फूड एंड एयर पास करते हैं, ठीक है? तो 3 डिविजन्स हैं नेजोफेरिंग्स की. नेजोफेरिंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये हमने बात पढ़ ली. ओरोफेरिंग्स में हमने देख लिया फॉर रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन. क्योंकि रेस्पिरेशन क्योंकि ऊपर से ही एयर आ रहा है. एयर कहां से आ रही है बेटा? ऊपर से ही आ रही है, नेजल कैविटी के थ्रू. तो वहां पे ऑब्वियसली ओरोफेरिंग्स क्या लेके आएगा? एयर भी लेके आएगा रेस्पिरेशन में, एंड डाइजेशन में ये बोलस भी लेके आएगा, फूड. समझ आ गया सभी को? उसके बाद लेरिंगोफेरिंग्स आ गया नीचे, यहां तक हम पढ़ रहे हैं लेरिंगोफेरिंग्स तक. ये भी बेटा हेल्प करता है इन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, ठीक है जी?
क्यों? क्योंकि ये पैसेज तो बेटा सेम ही चल रहा है ना, द पैसेज इज सेम, पूरा फेरिंग्स कवर कर रहा है, पूरे फेरिंग्स में ही किसकी पैसेज हो रही है बेटा? फूड की भी हो रही है, तो एयर की भी हो रही है। तो रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन दो प्रोसेस आ गए जो इसमें हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो क्या क्या है बेटा हेल्प करने वाली चीजें जो फेरिंग्स में हम पढ़ रहे हैं? फेरिंग्स किन में हेल्प कर रहा है? रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द डाइजेशन, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लर्न करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं? द पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स जो हमें याद रखने हैं, दैट आर द नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। सो फूड हैज नाउ एंटर्ड टिल फेरिंग्स. Now it will enter the next part of the human digestive system, that is the esophagus. So what exactly is esophagus? So esophagus is also called as food pipe, is a muscular tube. Muscular tube है which helps in passing the food from mouth to stomach. Right? Now this is the image जहाँ पे I am going to mark the esophagus. But first I would like to mark the oral cavity. यहाँ से oral cavity हमने पढ़ चुके हैं. ओरल कैविटी जिसमें मैस्टिकेशन होती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे. देन इट एंटर्स द फेरिंग्स पार्ट. नाउ दिस इज द फेरिंग्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ द फूड एंटर्स इन द ईसोफेगस पार्ट. ईसोफेगस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फूड पाइप. राइट? नाउ इट विल एंटर इन द ईसोफेगस. अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया दैट ओरल कैविटी, द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओरल कैविटी. यहां पे डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, राइट? एंड वी ऑल्सो सॉ कि फेरिंग्स जो है इट इज प्रोवाइडिंग अ कॉमन पैसेज, ताकि जिससे जहां से फूड एंड एयर आर एंटरिंग फर्दर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब बात करते हैं ईसोफेगस की. अब ईसोफेगस तो आपको दिख रहा है कि कितनी लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट? बट इसका एक फीचर है बेटा, वो ये है कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता. इट हैज नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड. सो इट मीन्स कि अगर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है तो यहां पे कोई डाइजेशन भी नहीं हो रही है. यहां पे कोई डाइजेशन भी नहीं हो रही है, राइट? Till now it is clear. All right. अब आते हैं, बात करते हैं फेरिंग्स की वापस से. तो फेरिंग्स में फूड जब आ जाता है, राइट, एंड उसके साथ एयर भी आ रही है, ये भी चीज हमने याद करनी है. फूड एंड एयर एक साथ आ रहा है, तो अब फूड को एंटर करना है फूड पाइप में, एंड एयर को कहां एंटर करना है? एयर हैज टू एंटर इन दी विंड पाइप, राइट? तो अब ये जाएगी कैसे? अभी डिफरेंशिएट कैसे होगी? इनका पाथ चेंज कैसे हो जाता है कि फेरिंग्स तक तो ये सिमिलर सेम आ रहे हैं, बट आगे जाके इनका पाथ कैसे, हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड, देयर पाथ्स आर डिफरेंशिएटेड, हाउ? सो व्हाट हैपेंस इज कि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है नियर दी लेरिंगोफेरिंग्स. लेरिंगोफेरिंग्स क्या है बेटा? थर्ड पार्ट था which was the end of the pharynx. तो pharynx के बिल्कुल एंड वाले पार्ट पे cartilaginous flap like structure which is present, जिसको हम क्या बोलते हैं? epiglottis. क्या बोलते हैं? epiglottis. Now this prevents the entry of food into the glottis, that is opening of the windpipe during swallowing. अब इसको हम इमेज में भी समझ लेते हैं कि what exactly it means, right? So मैं मार्क कर रही हूं इन दिस लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, एक स्ट्रक्चर में मार्क कर रही हूं, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, ये, राइट? सो ये जो मैंने ब्लू कलर के मार्कर से मार्क किया है द स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. ठीक है जी. अब ये ग्रीन कलर का आपको फूड नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का आपने फूड देख लिया इन द माउथ. नाउ अब क्या होएगा इसका? नाउ इट हैज टू बी स्वॉलोड इनसाइड द pharynx, और pharynx के through it has to go in the esophagus, right? Now look at the right side of the image. Now food is now entering in the esophagus part. तो अब क्योंकि food यहां से आ चुका है
एंड लेरिंग्स आपको दिख रहा है, सभी लोगों को लेरिंग्स दिख रहा है इमेज में. नाउ लेरिंग्स इज व्हाट? लेरिंग्स क्या, लेरिंग्स को क्या बोलते हैं बेटा? फेरिंग्स तो आपका हो गया, लेरिंग्स आपका हो गया विंड पाइप. ठीक है जी. तो अब हमने ये कोशिश करनी है कि फूड जो है वो विंड पाइप में नहीं एंटर करना चाहिए. तो वहां पे एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है बेटा? एपिग्लॉटिस चुपचाप धीरे से इट क्लोजेस द विंड पाइप, द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप. ये क्या करती है एपिग्लॉटिस? इट इज सिंपली क्लोजिंग द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप लाइक दिस. सी, ये क्लोज कर लिया ना, एंड हियर इट इज ओपन. यहां पे ये ओपन है, इट इज ओपन हियर, राइट? इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? एपिग्लॉटिस. इसको हमने क्या बोला है? एपिग्लॉटिस, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज हेल्पिंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing. तो इसी वजह से इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एपिग्लॉटिस ये डिफरेंशिएट होके डिफरेंट पाथ्स पे चले जाते हैं. दैट विंड इज एंटरिंग इन द विंड पाइप एंड फूड इज एंटरिंग इन द फूड पाइप. क्लियर टिल नाउ? ओके. अब हम बात करते हैं कि सिंस द फूड हैज एंटर्ड इन द ईसोफेगस, नाउ एपिग्लॉटिस की वजह से फूड हैज नाउ एंटर्ड इन द ईसोफेगस. नाउ वी नो सो फार कि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, सो देयर इज नो डाइजेशन विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द ईसोफेगस. लेकिन अब क्योंकि इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, so there is a kind of a muscular movement which is happening inside the esophagus. कोई तो muscular movement हो रही है in the esophagus, muscular movement, right? इसका फंक्शन क्या है बेटा? क्योंकि फूड जो है वो as it is it will not enter in the stomach. ऐसे ही नहीं चला जाएगा, just it will not fall off just like that. So there is a process, ठीक है? There is a passage, there is a pathway through which the food will travel from the esophagus till the stomach. यहां तक आना है फूड को, स्टमक तक, राइट? तो ये जो बेटा मस्कुलर मूवमेंट की बात मैं कर रही हूं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस, ये वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पेरिस्टाल्सिस, नीट के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. अब पेरिस्टाल्सिस बेसिकली होता क्या है? तो कुछ इस तरीके की मस्कुलर मूवमेंट है विच टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टमक, समथिंग लाइक दिस, जिनके थ्रू जो फूड है वो ट्रैवल करता है. इट पुशेस, ये फूड को पुश करता रहता है नीचे. सो दिस काइंड ऑफ वेवी मस्कुलर मूवमेंट, it is taking place inside the esophagus, and that muscular wavy movement through which food enters in the from the esophagus to the stomach, now that particular movement is called as peristalsis. क्या बोलते हैं? Peristalsis. Again I am repeating, it is called as peristalsis. All right, so this is what is taking place inside the esophagus. Now this esophagus, this thin tube-like structure now opens into the J-shaped bag. J-shaped हम किसको बोल रहे हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को. अब मैं अगर इसको स्ट्रक्चर की आउटलाइन ड्रॉ करूं तो मुझे J जैसा नजर आएगा, इसी वजह से इसको J-shaped bag बोल दिया है. नथिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स बात नहीं है इसमें, सिंपल एंड स्ट्रेट की इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, इफ यू ट्राई ड्रॉइंग इट तो यू विल फाइंड कि थोड़ा J जैसा दिखता है. So that is why it is called as the J-shaped bag like structure which is called as stomach. Now further digestion will take place inside the stomach, जो हम इसके बाद the next part of the digestive system we will study. Let us now talk about the next part of our human digestive system, that is stomach. Now stomach is a J-shaped dilated portion of the alimentary canal, and this is the image of the stomach. As you can see that it looks like J alphabet, and that is the reason it is known as J-shaped dilated portion. जो ये dilated portion लिखा हुआ है, ये basically होता क्यों है dilated, इसके बारे में हम इस टॉपिक के आखिरी में डिस्कस करेंगे. For now we will discuss about कि जो स्टमक का आप इमेज देख रहे हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. So basically जो स्टमक है हमारा, it is divided into 4 parts. It is divided into 4 parts.
parts. First one is the fundus, second one is the cardiac region, third is the body, and fourth is the pylorus. So these are the four parts, and इसमें भी food कहाँ से आता है, कब आता है, किधर fall करता है, where the process of digestion takes place, ये हम आगे further topic में discuss करेंगे. First for now बात करते हैं फंक्शन की. जो बेसिक फंक्शन है स्टमक का, इट एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज टैंक फॉर फूड एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ साइट ऑफ ब्रेकडाउन फॉर द फूड. तो बेसिकली जो हम ब्रेकडाउन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेनली ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, टेक्स प्लेस इन द स्टमक रीजन, राइट. एंड उसके अलावा जो फूड when it enters from the esophagus, it remains in the stomach for 4 to 5 hours. 4 to 5 hours तक स्टमक में फूड रहता है एंड डाइजेशन होती है 4 से 5 घंटे तक. Are we clear? Now look at the image. So this part, this tube-like structure is the esophagus. Esophagus, in which we studied about in the previous slide. तो esophagus से food आ रहा है in the form of bolus, right? So since we know the stomach is divided into 4 parts, that is the fundus, cardiac, body and pylorus. Now we will study कि ये bolus जब enter करता है तो where exactly, in which part it enters. Now you can see the blue arrows coming from the esophagus. Now इस arrow को हम follow करेंगे तो you will find that the bolus, the food which is mixed with the saliva, it is entering in the stomach. But the question is कि जो food enter कर रहा है stomach में, क्या वो ऐसे ही fall कर जाता है? आया और fall कर गया stomach में, ऐसा होता है? No, because ऐसे तो आप जो भी चीज़ खाओगे बिना digestion के, बिना proper उसके mixture के, वो as it is fall करता चला जाएगा, right? तो ऐसा नहीं होता. इट मीन्स कि यहां पे कुछ तो प्रेजेंट है. देयर इज सम ओपनिंग विच इज रेगुलेटिंग द एंट्रेंस ऑफ बोलस इनसाइड द स्टमक, राइट, एंड दैट इज द कार्डियक स्पिंक्टर. दिस ओपनिंग इज नोन एज कार्डियक स्पिंक्टर, राइट. एंड व्हाई इट इज नोन और व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्पिंक्टर, because now look at this image carefully. यहाँ पे जो blue color का arrow है, it is coming from esophagus, and then this blue arrow is entering in which region? It is entering directly in the cardiac region. It means that is the second region of the stomach. मतलब food जो है, it is not going into the fundus region, but it is falling directly into the cardiac region. And for this reason, it is called as cardiac sphincter, this opening, right? तो फंडस में बेसिकली होता क्या है? अब फंडस में फूड तो जा नहीं रहा, it is directly entering in the cardiac region of the stomach. It means fundus doesn't have any food, it simply has gas. सिर्फ और सिर्फ गैस होती है फंडस रीजन में, एंड फूड जो एंटर करता है उसके लिए जो साइट है, दैट इज द कार्डियक रीजन. उसके बाद इट एंटर्स इन द बॉडी. नाउ इन द बॉडी ऑफ द स्टमक, अब ये जो रीजन आपको दिख रहा है बॉडी वाला, दिस हैज गैस्ट्रिक जूसेस which are released from gastric glands present in the stomach, plus जिसमें HCl भी है. Now it means the main breakdown of the food is taking place in the body region where gastric juices are present, right? यहाँ तक clear हो गया? Now the food which is now mixed in this region, the body region of the stomach, now this food is no more be called as bolus, but it is called as chyme. अब food का नाम हमने bolus का नाम change कर दिया है, right? Now we are calling it as chyme. We are calling it as chyme, right? अब क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुकी, 4 to 5 hours have passed. Now it has to enter in which part? अगर आपको याद हो sequence of the alimentary canal, now it will enter in the small intestine. Yes, now it will enter in the small intestine.
now the food, the chyme basically, now it will pass through the pylorus region and then it will enter in the small intestine. But again वही same question कि क्या ये ऐसे ही चला जाएगा बाहर? As it is, it will exit the stomach and it will enter in the small intestine. No. Now it also has a particular or a unique kind of opening जो तभी open करेगी when the food has to exit, right? And this is known as pyloric sphincter. Now this opening is known as pyloric sphincter. And why it is called as pyloric sphincter? Because it is opening near the region of pylorus, that is the fourth part of the stomach. Are we clear till here? And from this pyloric sphincter, the food, the chyme, now it will enter in the small intestine. तो ये एक बेसिक आपको दिखा दिया है मैंने इमेज डायग्रामेटिकली दैट हाउ द बोलस इज कमिंग फ्रॉम ईसोफेगस एंड देन फ्रॉम द कार्डियक स्फिंक्टर इट इज एंटरिंग इन द कार्डियक रीजन, दैट इज द सेकंड रीजन ऑफ द स्टमक, एंड देन इट इज गोइंग इन द थर्ड रीजन, बॉडी रीजन, where all the gastric juices, HCl and other digestive enzymes are present which are converting this bolus into the chyme. Chyme में convert हो गया. Now it will enter in the small intestine through pyloric sphincter. इतनी बात हमें समझ में आ गई, right? हमने चारों का यूसेज भी देख लिया कि जैसे कैसे कैसे फूड कैरी कर रहे हैं चारों पार्ट्स. Now for the last part, size of the stomach varies with the amount of food it contains. यहां पे हम बात कर रहे हैं डायलेटेड पोर्शन की, कि आपका स्टमक फ्लैट रहेगा until you eat something. The moment you eat something and it goes in your stomach will expand a little, right? तो ये जो डायलेशन हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ फूड. अब साइज उसी हिसाब से वेरी करेगा ना. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी नहीं खा रहे हो तो योर स्टमक विल बी फ्लैट, आई गेस विच इज अ ड्रीम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर ह्यूमन, है ना, कि स्टमक फ्लैट होना चाहिए. बट अगर आप कुछ खा रहे हैं, आप कुछ ज्यादा खा लिया आपने, सो नाउ द स्टमक विल वेरी अकॉर्डिंग टू द फूड इट कंटेन्स, एंड उसी हिसाब से फिर डाइजेशन का टाइम भी होगा जो वेरी करता है फ्रॉम 4 to 5 hours. ऑल राइट, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टमक के बाद हमारा कौन सा नेक्स्ट ऑर्गन था जो हमने करना है, अगर आप किसी को याद हो तो दैट वॉज द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमारा अगला ऑर्गन आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है. इट इज अ मस्कुलर ट्यूब. ये मस्कुलर ट्यूब है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर टू लार्ज इंटेस्टाइन. अब इमेज में आते हैं तो हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पढ़ा था, किसी को याद हो अगर तो पाइलोरिक स्फिंक्टर वाज द ओपनिंग. पाइलोरिक स्फिंक्टर वाज द ओपनिंग बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. तो यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड इट एक्सटेंड्स टिल द स्टार्टिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. मींस जहां पे ये ग्रीन पोर्शन खत्म हो रहा है यहां तक एक्सटेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि हम क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वी आर स्टार्टिंग एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस साइड बाय साइड, कि कहां पे डाइजेशन शुरू होती है, कहां पे हो रही है ना, कहां कहां होती है, कहां नहीं होती है. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि मैक्सिमम ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस प्लेस पे होती है, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट मींस मैक्सिमम ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड is do takes place in the small intestine. मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, इवन माउथ और स्टमक से भी ज्यादा. इतनी बात हमें समझ आ गई. अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज duodenum, second one is jejunum and third one is the ileum. नाम हमें समझ आ गया, duodenum, jejunum and ileum. अब आते हैं हम इमेज पे. तो जहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है
जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपको एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर, मैंने मार्क भी कर दिया है। तो ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज द डुओडेनम, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। समझ आ गया? ये सी शेप स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब डुओडेनम रीजन में मैक्सिमम ब्रेकडाउन इज टेकिंग प्लेस, मैक्सिमम ब्रेकडाउन, क्योंकि हमें इन्हीं तीनों पार्ट्स में अपना मैक्सिमम ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन कवर करना है। सो मैं अभी से आपको स्टार्ट कर देती हूं बताना दैट मैक्सिमम ब्रेकडाउन डू टेक्स प्लेस इन द डुओडेनम। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जूसेस, चाहे वो बाइल जूस हो, पैनक्रियाटिक जूस हो एंड और कौन सा इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, बाइल हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया और इंटेस्टाइनल जूसेस। नाउ इनके प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है वो मैक्सिमम होता है इन दी डुओडेनम। अब हम बात करते हैं जेजुनम की। तो जेजुनम, उसके जस्ट नीचे आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है जो ब्लू कलर का है ना, एक्सटेंडेड ब्लू कलर का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सारा जो है, ये सब क्या है? दिस इज द जेजुनम। नाउ इट इज हाईली कॉइल्ड पोर्शन। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि जेजुनम में जनरली फूड स्टोर होता नहीं है। फूड यहां से बहुत जल्दी भाग जाता है, बहुत जल्दी, उसको निकलने की इतनी जल्दी होती है दैट इट डज नॉट स्टेज इन द जेजुनम। तो ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई इंसान है, कोई ह्यूमन है, व्हेन द पर्सन डाइज ऑल्सो, तो जब पोस्टमार्टम होता है तो ये जनरली जेजुनम के एरिया में उनको कोई भी फूड नजर कभी भी नहीं आता। इट इज ऑलवेज डिवॉइड ऑफ एनी फूड, नो फूड इज फाउंड हियर, नो फूड। इतनी बात समझ आ गई हमें। अब जेजुनम के आगे आते हैं हम इलियम पे। अब इलियम आ गया हमारा जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन है, ये इलियम है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है ना। यहां पे मुझे कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी ग्रीन एंड इट इज ऑलरेडी डिस्टिंग्विशेबल। अब आती है इलियम की बारी। तो इलियम में अब हमारा ब्रेकडाउन तो हो चुका, मैक्सिमम ब्रेकडाउन डुओडेनम में हो चुका। अब एब्जॉर्प्शन कहां होएगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए भी तो हमें जगह चाहिए। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इलियम में होती है। कहां होती है? इलियम में, एंड इट इज हाईली कॉइल्ड पोर्शन, हाईली कॉइल्ड पोर्शन, इवन कॉइल्ड देन द जेजुनम। जेजुनम से भी ज्यादा कॉइल्ड, बहुत ही कॉइल्ड होता है, काफी लंबा होता है, बहुत लंबा होता है जी। तो एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम। क्यों की बारी आ गई? क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत ही स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं इनसाइड द इलियम, दैट इज द विलाई। अब विलाई क्या करती है? प्रेजेंस ऑफ विलाई इन द होल इलियम पार्ट, इट गिव्स द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। समझ आ गया? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है विलाई। क्या क्या चीज हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं? हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वी आर एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने पढ़ा है किसके बारे में? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है। एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट इट्स 3 पार्ट्स, दैट इज डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब हम बात करेंगे किसकी? जो हमारा लास्ट मेन पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज दी व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करेंगे हम अपने लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन लेंथ एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पहली चीज होगी कि अगर आप कंपेयर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को, तो इट इज क्लियरली विजिबल कि लार्ज इंटेस्टाइन आपको विजिबली ही दिख रहा है कि कितना छोटा है और छोटे से पार्ट में ये खत्म हो गया है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है हमारी बॉडी में। यस, सो बेसिकली क्या होता है कि अब हमने ये तो पता लग गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम ब्रेकडाउन भी हो जाती है एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। तो आखिर जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या रह गया फिर? इसके पास करने को रह क्या गया? बट ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में कि फूड जो होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल्व। पहली चीज, अभी तक हमने डिफरेंट स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा, कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा, यस। अब हम देख रहे हैं इलियोसिकल वॉल्व। ये क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एट द ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ फूड, प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि ये इसको वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता। अच्छा, वंस इट हैज एंटर्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो अब क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो रिमेनिंग अगर कुछ रह गया होगा तो वो रह गया होगा पानी, वाटर रह गया होगा फूड में। तो जो अब रिमेनिंग वाटर है, जो फूड में रिमेनिंग वाटर है, वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट मींस कि अगर फूड यहां से पास कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वाटर का जो कंटेंट है वो साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब होता रहेगा फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, मेकिंग इट सेमी सॉलिड, क्योंकि पूरा पानी भी नहीं एब्जॉर्ब होता। एंड इसी वजह से जो बोवल मूवमेंट है वो अच्छी रहती है, क्योंकि अगर फूड सेमी सॉलिड रहे, इनडाइजेस्टेबल फूड, तो ही वो आसानी से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास कर सकता है, राइट। एंड अनदर फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इट एलिमिनेट्स रेजिड्यूज एज फीसेस, कि जो इनडाइजेस्टेबल फूड है, जो अब फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है हमारी बॉडी में, ये एग्जिट होता है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। इतनी बात हमें क्लियर हो गई, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का। अगर ये चीज नहीं होती है तो इनडाइजेशन की इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लोगों के अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं पार्ट्स की, कि लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। लार्ज इंटेस्टाइन फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स। क्या? फर्स्ट वन इज द सीकम पार्ट, जो जस्ट किसके बाद प्रेजेंट है, इलियोसिकल वॉल्व के आगे। ये रहा सीकम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। एंड ये क्या है, एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, इट होस्ट्स वेरियस सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ये होस्ट करता है जो हमारे लिए थोड़े हेल्पफुल होते हैं इन जनरल बॉडी फंक्शनिंग, है ना, क्योंकि अब लार्ज इंटेस्टाइन एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेशन से, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं डेफिनेटली। अच्छा, उसके अलावा एक फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आई वुड से प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द सीकम, दैट इज अपेंडिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इसका ऐसा कोई यूज नहीं होता, ये बस ऐसे ही प्रेजेंट है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं इसको। इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, इसको बस आपने याद रखना है एज अ पार्ट ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको हम बोल देते हैं अपेंडिक्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कोलॉन। अब जो कोलॉन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स। क्या क्या है वो 4 पार्ट्स? स्टार लगाना चाहूंगी मैं, स्टार से मैं इसको डिनोट करूंगी, स्टार से। फर्स्ट वन इज द असेंडिंग कोलॉन, जो ऊपर जा रहा है कोलॉन, जो ऊपर ले जाएगा फूड को, असेंड करेगा जहां पे फूड। सेकंड आ गया आपका ट्रांसवर्स कोलॉन, कि जब फूड आ जाएगा ऊपर की तरफ तो वो ट्रांसवर्सली ट्रेवल करने लग जाएगा, है ना, ट्रांसवर्स पोजीशन में ट्रेवल करने लग जाएगा। तो सेकंड आ गया हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन। उसके बाद फूड नीचे की तरफ आने लगेगा नेक्स्ट पोर्शन से एंटर करके, तो वो हमने बोल दिया उसको डिसेंडिंग कोलॉन, राइट। उसके बाद वो एंटर करेगा सिग्मोइड कोलॉन में, जो थोड़ा कर्व्ड शेप है, सिग्मोइड कोलॉन में एंटर करेगा, यस। तो ये कोलॉन हो गया, सिग्मोइड कोलॉन, ये कोलॉन पार्ट्स हो गए जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद आता है रेक्टम, उसके बाद आ गया रेक्टम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे फीसेस जो होते हैं इनडाइजेस्टेबल फूड आर स्टोर्ड टेम्पररीली बिफोर एग्जिटिंग द एनस।
एनस से बाहर निकलने से पहले जो टेम्परेली स्टोर्ड होते हैं वो रेक्टम में होते हैं। समझ आ गया? और उसके बाद एनस जो है ओपनिंग है जहां से ये एग्जिट कर जाते हैं। फीसस एग्जिट्स फ्रॉम एनस, कंप्लीटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। समझ आ गया सभी को? हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में कि ये बेसिकली जो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है इसमें इनडाइजेस्टिबल फूड से, एंड इसका दूसरा सबसे मेजर फंक्शन है कि ये एलिमिनेट करता है फीसस को। डिवाइड है इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। उसमें भी सीकम जो है वो होस्ट करता है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। उसके बाद आता है रेक्टम, देन आता है हमारा एनस। सो ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। टिल देन आप जाएंगे एड्यूरेफ पे, वहां पे बहुत सारे डीबीपीज हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, आप सभी उसको सॉल्व करेंगे, एंड बाय सॉल्विंग इट देन ओनली यू विल नो कि आपको इस चैप्टर से कितना याद हुआ है। और you can also unlock all the logged videos, docs and test of class 11th EduRev Infinity Plan से, and आप अपने एग्जाम्स को और अच्छी तरीके से एस कर सकते हैं at less than 80 rupees per month. Thank you.